हेलो बच्चों, मैं सत्येंद्र सिंह। आज बच्चों हम लोग देखेंगे गॉस का प्रमेय, जो हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था। आज उसका एप्लीकेशन देखेंगे। ठीक है, गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग। तो हम लोग हेडिंग बच्चों बनाएंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, गॉस के नियम के अनुप्रयोग। गॉस, या हम लोग चाहे गॉस लिखे चाहे गॉस लिखिए, कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, गॉस के नियम के अनुप्रयोग, मतलब जो हम लोगों ने बच्चों नियम पढ़ा है, गॉस गॉस का नियम जो हम लोगों ने पढ़ा, गॉस लॉ पढ़ा है, उसका एप्लीकेशन क्या क्या हो सकता है, कहाँ कहाँ हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जरा बच्चों हम लोग जब गॉस थ्योरम देख रहे थे तो वहां पे हम लोग एक चीज की बात की थी, जिसे बच्चों हम लोगों ने नाम दिया था गॉसियन सरफेस। इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, जिसे हिंदी में बच्चों कहते हैं गॉसीय पृष्ठ। हम लोगों ने कहा था कि ये एक क्या था, काल्पनिक था, काल्पनिक सतह था, यह काल्पनिक पृष्ठ था। ठीक है, और ये काल्पनिक पृष्ठ हमें जहां पर क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है, जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है, ये सरफेस उसी बिंदु से होकर जाता है। ठीक है, जैसे हमने कहा कि मान लो एक आवेश यहाँ है Q, और यहाँ से स्मॉल r दूरी पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालनी है। तो बच्चों हम ऐसा पृष्ठ खींचेंगे ताकि इस जो ये चार्ज है इसको क्या कर ले, ये क्लोज कर ले। क्या कर ले, क्लोज। हम ऐसे केवल क्या कहते हैं, इमेजिनरी सरफेस को करते हैं, ये रियल में होता नहीं है, केवल हम इमेजिन करते हैं ताकि हम लोग गॉस थ्योरम लगा सके या गॉस लॉ अप्लाई कर सके। क्योंकि आप जानते हो जो गॉस लॉ होता है वो केवल और केवल क्लोज सरफेस के लिए होता है, ना कि ओपन सरफेस के लिए। तो क्लोज सरफेस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वहां पर गॉसियन सरफेस खींचना पड़ेगा। अब जैसे बच्चों हम यहाँ पर गॉसियन सरफेस अगर इसे खींचते हैं तो ये बच्चों बन गया, ये क्या हो गया, ये आपका गॉसीय पृष्ठ हो गया, गॉसियन सरफेस हो गया। समझ में आ गया। तो जहां पर हमें निकालना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, वहीं पर हम क्या करते हैं, इस गॉसीय पृष्ठ को क्या करते हैं बच्चों, खींचते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसका एप्लीकेशन। और बच्चों हम लोगों ने क्या देखा था, फार्मूला, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस वेक्टर बराबर क्या था, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। क्या यही हम लोगों ने फार्मूला बच्चों देखा है। ठीक है, आ रहा है कि नहीं जी। तो हम लोगों ने क्या यही फार्मूला देखा था, और इसी फार्मूले की सहायता से बच्चों हम लोग आज देखेंगे। तो बच्चों जो पहला एप्लीकेशन है, जो पहला एप्लीकेशन है, इसमें पहले एप्लीकेशन में हम लोग क्या देखेंगे कि अगर हमें क्या करना है, गॉसी पृष्ठ की सहायता से यहां लिखेंगे किसी बिंदुवत आवेश से स्मॉल r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों ये हमें इसका फार्मूला निकालना है। ठीक है, ये पहला हमारा एप्लीकेशन है। और बच्चों एक चीज बताऊं, इस गॉस थ्योरम का जो एप्लीकेशन है इतना इंपॉर्टेंट होता है कि आपके परीक्षा में सीधा सीधा डेरिवेशन पूछा जाता है। ठीक है, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे एमपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे छत्तीसगढ़ बोर्ड हो, बच्चों हर बोर्ड में ये क्या कहते हैं, यहां से 4 नंबर का क्वेश्चन श्योर ही आना है। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा। तो बच्चों ये क्या है, ये एक बिंदुवत आवेश है, मान लेते हैं। ये बच्चों क्या है, एक बिंदुवत आवेश है, एक क्या है, ये पॉइंट चार्ज है। ठीक है, ये बिंदुवत आवेश Q है। अब इस बिंदुवत आवेश से कहां पर, स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु हमने P ले लिया, और यहीं पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। यहीं पर बच्चों हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले गॉसियन सरफेस ज्ञात करना पड़ेगा। क्योंकि हमारा जो हेडिंग है वो क्या है, गॉस के नियम की सहायता से।
गॉस के अनुप्रयोग से, मतलब यहाँ पर हम गॉस का नियम लगा कर ही, देखो बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पिछले क्लास में हम लोगों ने ज्ञात किया था, वो था कूलाम के नियम की सहायता से था, लेकिन यहाँ पर हमें गॉस के नियम की सहायता से करना होगा। तो बच्चों हम क्या करेंगे, एक ऐसा सरफेस खींचेंगे जो इसको क्या कर ले, क्लोज कर ले। ठीक है, तो बच्चों हमने क्या किया, एक ऐसा हमने सरफेस खींच दिया जिसे बच्चों हम लोग क्या कहेंगे, गॉसीय पृष्ठ। क्या कहेंगे, गॉसीय पृष्ठ या गॉसियन सरफेस। ये बच्चों ठीक है, ये बच्चों हमने सरफेस खींच दिया। अब बच्चों अगर ये हमने सरफेस बच्चों खींच दिया तो अब ये क्या हो गया, ये क्लोज्ड सरफेस बन गया। ये क्या होगा, क्लोज सरफेस। मतलब एक बिंदु आवेश हमने रखा था, समझो उस आवेश को मैंने फुटबॉल के अंदर रख दिया तो वो चारों तरफ से क्या हो गया, पैक हो गया। अब आप जानते हो कि गॉसियन सरफेस पे क्या विशेषता होती है, हम हमेशा गॉसियन सरफेस पर एक चीज ढूंढने की कोशिश करेंगे कि अगर ये आवेश है तो इसकी वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, ये होगी बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये होगी। और यहाँ पर जो हम एक स्मॉल एरिया लेते हैं उसकी दिशा देखेंगे तो उसकी भी बच्चों दिशा क्या होगी, इधर ही होगी। इसका मतलब कि हम हमेशा ये देखते हैं कि जो ई और डीएस है इसके बीच का जो एंगल है वो बच्चों हर जगह क्या होता है, सिमेट्रिक होना चाहिए, हर जगह क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, हर जगह क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो बच्चों अगर हम यहाँ पर देखें, अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा देखें तो बच्चों अगर ये आवेश है तो यहाँ से क्या निकलेगा, ऐसे वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, यहाँ से ऐसे वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, यहाँ से ऐसे वैद्युत बल रेखाएं ऐसे निकलेंगी। आप चाहे जहां ले लो, ठीक है, आप चाहे जहां ले लो। ठीक है, अब बच्चों यहां पर अब ये आर दूरी है, यहां आप चाहे यहां काउंट करो चाहे आप यहां काउंट करो, हर जगह का जो ये डिस्टेंस है बच्चों वो क्या होगा, सेम होगा। अब बच्चों यहां पर अगर देखें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर है, इधर है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर है। अब यहाँ पर जो हम सरफेस बच्चों कंसीडर करेंगे, जो हम सरफेस लेंगे वो बच्चों, ये मान लो बच्चों क्या है, ये सरफेस है, ये सतह है। ठीक है, ये बच्चों हमने सतह ले लिया, ये स्मॉल सरफेस है डीएस वेक्टर, स्मॉल सरफेस है डीएस वेक्टर। अब इस डीएस वेक्टर और क्या कहते हैं, ये जो आपका ई वेक्टर है, अब हम देखेंगे इनकी दिशा क्या है। तो बच्चों इधर ई है और इधर अगर ऐसे हमने सरफेस ले लिया तो जो सरफेस का डायरेक्शन होगा बच्चों क्या होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो इसकी भी दिशा किधर होगी, इधर ही होगी बच्चों, ये इधर ही होगी। ठीक है, ये इसकी भी दिशा बच्चों क्या हो जाएगी, इधर ही हो जाएगी। अब दोनों के बीच का जो बच्चों कोण है, जो कोण है वो क्या है बच्चों, थीटा बराबर 0 डिग्री, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में। अगर दोनों के बीच का कोण ये है, आप चाहे आप यहाँ पे कंसीडर करो, अगर आप यहाँ लोगे तो ई की दिशा बच्चों कहाँ होगी, इधर। ठीक है, और यहाँ पर अगर आपने सरफेस कंसीडर कर लिया तो इसकी भी दिशा बच्चों किधर होगी, इधर ही। तो यहाँ पे भी थीटा बच्चों क्या हो जाएगा, 0 होगा। अगर बच्चों आप यहाँ पर लेते हो तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होगी, इधर की ओर, ऊपर की ओर। और यहाँ आपने सरफेस अगर ले लिया तो इसकी भी बच्चों दिशा क्या होगी, इधर ही होगी। तो दोनों की बच्चों जो दिशा होगी वो क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, गॉस लॉ लगाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गॉस लॉ हम दो पार्ट में बांटते हैं, एक ये वाला फिर एक ये वाला। फिर बच्चों हम लोग अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोगों ने लिखा क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर अगर देखें बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस थीटा। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं इसी चीज को। अब बच्चों यहां से देखो, अब यहां पर हम एक चीज ये देखते हैं कि दोनों के बीच का कोण कितना है, 0 डिग्री। तो बच्चों दोनों के बीच का कोण कितना है, डी एस कॉस क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। अब बच्चों आप जानते हो कि ये ई क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि यहां पर जो आवेश होगा उस आवेश का जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा वो क्या होगा, चेंज होगा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। इसका मतलब कि जो E है वो डिपेंड करेगा Q पर। अगर Q का मान बदलेगा तभी E का मान बदलेगा। क्या बच्चों यहाँ आवेश बदल रहा है,
नहीं बदल रहा है ना। अगर आवेश नहीं बदल रहा है तो क्या बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बदलेगी? नहीं। अगर बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं बदली तो क्या ये बच्चों कांस्टेंट होगा कि नहीं? तो ये बच्चों क्या है? कांस्टेंट। और ये बच्चों क्या होगा? ds। और cos जीरो का मान बच्चों कितना? 1। तो हम यहां से लिख सकते हैं E इंटीग्रेशन ऑफ ds। ठीक है, ये छोटा सा क्या है? ये ds क्या है? एक छोटा सा क्षेत्रफल है। ds क्या है? ये एक छोटा सा क्षेत्रफल। लेकिन बच्चों ये छोटा क्षेत्रफल कितना है? ds। लेकिन अगर हम इसका समाकलन कर दें, ds कर दें, अब बच्चों ये पूरे क्षेत्रफल की बात कर रहा है जो हमने गॉसियन सरफेस यहां पर खींचा है। तो ये गॉसियन सरफेस क्या है? एक स्फेयर है बच्चों। क्या है? एक स्फेयर है, एक गोला है। और जानते हो गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है, क्या होगा? पाई 4 पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर या 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां बच्चों हम क्या रख सकते हैं? इसका मान रख सकते हैं। तो मेरे बच्चों इधर देखिएगा, ध्यान दीजिए। अब यहां से बच्चों हम क्या करेंगे? ये हमारे पास जो वैल्यू है किसका? ये क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट एक्स, इसका मान आ गया बच्चों ई इंटू, और इसका बच्चों मान क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। होगा कि नहीं बच्चों? अब जो हमारा बच्चों फार्मूला होता है वो क्या होता है? क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर q अपान एप्सिलॉन नॉट। क्या यही हमारा फार्मूला है? अब बच्चों इसका मान हमें क्या मिला है? क्या यही मिला है? तो हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर q अपान एप्सिलॉन नॉट। हमें e का मान निकालना है बच्चों, तो हम क्या करेंगे? इसको इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? q अपान 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। इसको सिस्टमेटिक रूप में लिखते हैं तो हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां लिख देते हैं ये q अपान बच्चों आर स्क्वायर। तो बच्चों हमारा जो फार्मूला बना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई आर स्क्वायर। क्या बच्चों यही फार्मूला हमारा बन गया? बताओ बच्चों, समझ में आ गया ना? तो ये बच्चों पहला एप्लीकेशन था गॉस के लॉ का। ठीक है, तो बच्चों हम गॉस के नियम की सहायता से हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बच्चों क्या कर सकते हैं? कंसीडर कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप इसे उतारिए। ठीक है, तो अगर आपके परीक्षा में ये चीज पूछे तो आप अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, अब बच्चों हम लोग दूसरा एप्लीकेशन देखेंगे। अब बच्चों हमेशा याद रखिएगा, आप हमेशा गॉसियन सरफेस खींचो। गॉसियन सरफेस आप स्फेयर के रूप में लिख सकते हो, खींच सकते हो गोले के रूप में, या फिर बच्चों बेलन के रूप में आप खींच सकते हो, सिलेंडर जो होता है। बस याद रखिएगा कि हर देखो कोई सतह है कहीं पर तो क्या होगा? हर जगह सतह सेम होगा। लेकिन बच्चों जैसे अगर मैं कहूं कि ये आपका क्या है? गोला है। तो अगर ये गोला है तो आप चाहे जहां वो करो, हर जगह का जो होगा वो क्षेत्रफल वो सब क्या होगा? सेम हो। ठीक है, क्योंकि इसमें केवल और केवल एक सरफेस है। लेकिन बच्चों अगर हमने एक सिलेंडर यहाँ पे खींच दिया, ये सिलेंडर, अब ये सिलेंडर हमने खींच दिया तो बच्चों ये गॉसियन सरफेस अगर बना, ये भी क्या है? एक क्लोज सरफेस बना। अगर ये बच्चों सिलेंडर खींच दिया हमने तो अब यहां पर बच्चों क्या होगा कि यहां पर 3 सरफेस हो गया। एक ये ऊपर वाला जो फ्लैट सरफेस है, एक ये वाला बच्चों, ठीक है, और एक ये वाला, और एक बच्चों जो कर्व के आकार का बेलन आप जानते हो। देखो बच्चों, जैसे मान लो ये बॉटल है, ठीक है, ठीक है, मान लो बच्चों ये बॉटल है, मान लो क्या है ही, ठीक है। 1 मिनट बंद कर दूं वरना पानी इसका गिर जाएगा यार। देखो ये बच्चों बॉटल है, ठीक है। अब ये अगर ये क्या है? एक गॉसियन सरफेस बनाएगा। अब अगर देखें तो इसका ये क्या है? ये कर्व सरफेस है। ये वाला क्या है? ये कर्व सरफेस है। सामने देखोगे बच्चों ये क्या है? ये फ्लैट सरफेस है। ये क्या है? फ्लैट सरफेस। ये भी क्या है? ये फ्लैट सरफेस। तो इसमें कितने सरफेस आ गए? 1 2 और ये 3। तो बच्चों जितनी सरफेस है हम उस सरफेस पर क्या कहते हैं? हो सकता है यहां पर इस सरफेस पर एंगल कुछ और हो, इस सरफेस पर एंगल कुछ और बने। हम कोई भी सरफेस ले, हम हर उस सरफेस पे सिमेट्रिक प्राप्त करना चाहते हैं। थीटा का मान सेम हर जगह प्राप्त करना चाहते हैं,
ठीक है। जो दूसरा हमारा बच्चों एप्लीकेशन है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। अब यहीं से ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, कई बार आपके परीक्षा में आया है। इसमें है दूसरा एप्लीकेशन है अनंत लंबाई के एक समान, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र, ठीक है बच्चों। एक बच्चों अनंत लंबाई का मतलब जिसका लेंथ बहुत अधिक हो, ठीक है बच्चों, उसे हम क्या मान लेंगे, अनंत लंबाई, ठीक है। अब बच्चों यहां पर हम क्या करेंगे, अगर ये मान निकालें तो हम बच्चों यहां पर खींचते हैं सबसे पहले वायर, ठीक है। देखिएगा बच्चों, हमने एक अनंत लंबाई का बच्चों क्या ले लिया, एक तार ले लिया, इस पर क्या है, आवेश है, ये डॉटेड हमने कर दिया, इसका मतलब कि तार बहुत दूर तक गया है। अब यहां से स्मॉल आर दूरी पर, जरा समझिएगा, यहां से स्मॉल आर दूरी पर ये बिंदु एक है क्या, पी, एक बिंदु बच्चों क्या है, पी, ठीक है। एक बिंदु बच्चों पी है, ठीक है। और इस बिंदु पी पर हमें क्या करना है, ये बिंदु एक बच्चों पी है और यहीं पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, ठीक है। ये हमारा क्या कहते हैं एप्लीकेशन है, और ये बच्चों कई बार आया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों एप्लीकेशन है, कई बार डेरिवेशन के लिए आया है। तो बच्चों अब यहां पर ये क्या है, हमारा चालक तार है। अब इस चालक तार पे हमें क्या करना है, गॉस का प्रमेय अप्लाई करना है। तो बच्चों हम यहाँ पे कौन सा सरफेस ऐसा करें कि जो इसको पूरा बंद कर ले, ठीक है बच्चों। अगर हम यहाँ पर स्फीयर खींचे तो नहीं हो पाएगा, गोले में क्या हो सकता है, नहीं। तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक सिलेंडर बनाएंगे, और वो सिलेंडर, वो जो सिलेंडर है वो बच्चों कहाँ से जाना चाहिए, यहां से जाना चाहिए, ये ऐसे, ये जिस बिंदु पे हमें निकालना है उस बिंदु से होकर जाना चाहिए, ठीक है बच्चों। अब यहां पर अगर देखें तो ये बच्चों क्या कर लेगा, इसको ऐसे बंद कर लेगा, ठीक है, ये क्या कर लेगा, बंद कर लेगा, ठीक है बच्चों। और ये यहां से इसको ऐसे बंद कर लेगा, ठीक है। तो बच्चों ये देखते हैं, ये सरफेस, ये सिलेंडर है, ये बच्चों हमने गॉसियन सरफेस बना दिया। अब ये बच्चों गॉसी पृष्ठ अगर बन गया तो अब बताओ बच्चों, क्या हम गॉस का प्रमेय लगा सकते हैं। आइए बच्चों आगे देखते हैं, सॉरी लाइट कट गई थी इसलिए थोड़ा वेट करने लगे, ठीक है। आइए बच्चों देखते हैं आगे कि ये एक चालक तार है, इस पर आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है, एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड है, और यहाँ पर बच्चों इस स्मॉल आर दूरी से इस बिंदु पी पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर हम गॉसियन पृष्ठ का निर्माण करते हैं, और ये बच्चों ये जो चालक तार है इसकी लंबाई जो है बच्चों, जो लेंथ है वो हम लोग क्या मान लेते हैं, एल मान लेते हैं। अब बच्चों यहाँ पर एक समान रूप से ये क्या है, आवेश फैला हुआ है, तो एकांक लंबाई में जो आवेश की मात्रा होता है उसे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं, चार्ज डेंसिटी। और यहाँ पर जो डेंसिटी होगा बच्चों वो क्या होगा, लैम्डा, और इसे हम लोग कहेंगे रेखीय आवेश घनत्व, पिछले चैप्टर में हमने आपको बताया था, ठीक है। अब बच्चों ये तो बनाने के बाद अब देखो यहाँ पर कितने सरफेस है, तो बच्चों यहाँ पर कौन कौन से सरफेस है हम लोग देखते हैं। अब जैसे बच्चों यहाँ पर सरफेस है पहला वाला, ये वाला, इसे बच्चों ये वाला जो सरफेस है ये फ्लैट वाला, इसे हम लोग कहेंगे S1 सरफेस। ये बच्चों फ्लैट सरफेस S2, और ये बच्चों क्या हो गया S3। इसमें हम 3 सतह ले लिए, ठीक है। अब इस तीनों सतह से निकलने वाला जो फ्लक्स है हम उसे क्या करेंगे बच्चों, कंसीडर करेंगे। तो बच्चों देखो ये डेरिवेशन आता है,
करने के लिए, और जब आप परीक्षा में डेरिवेशन करते हो तो वहां पर आपको पूरा डिटेल में लिखना होता है, क्योंकि 4 नंबर का डेरिवेशन आएगा। जब तक आप स्टेप बाय स्टेप पूरा लिखोगे नहीं तो एग्जाम, देखो हम यहाँ समझा दे रहे, आप समझ ले रहे हो, चाहे हम शॉर्ट में समझा दें चाहे लॉन्ग में एक एक चीज एक्सप्लेन करके समझाएं, आप समझ लोगे। लेकिन परीक्षा में बच्चों कॉपी में ऐसा आप लिखो कि एग्जामिनर पढ़े तो उसे ये समझ में आए कि इस स्टेप पे ये चीज हो रहा है, ठीक है, तब जाके वो कंप्लीट नंबर देगा। वरना 4 नंबर क्वेश्चन में 3 नंबर दे देगा, 2.5 नंबर दे देगा। और इसी वजह से बच्चों पिछले 3 से 4 सालों में जो बच्चों का रिजल्ट रहा फिजिक्स में, वो थोड़ा नंबर उनका थोड़ा खराब रहा, यही रीजन होता है, ठीक है। तो आइए बच्चों देखते हैं, हम लोग सबसे पहले इसके बारे में लिखेंगे। इसमें हम लोग क्या लिख रहे हैं, माना अनंत लंबाई के एक सीधे तार पर आवेश एक समान रूप से वितरित है। ये अनंत लंबाई का तार है, इस पर एक समान रूप से आवेश बच्चों क्या है, वितरित है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब फैला हुआ है, ठीक है। जिसका रेखीय घनत्व कितना है, एल है। इसका जो रेखीय घनत्व है, लीनियर डेंसिटी है, वो बच्चों कितना है, लैम्डा है। ये रेखीय घनत्व लैम्डा है। आप जानते हो किसी एकांक लंबाई पर, ये मान लो एक एल लंबाई का आवेश है और तार है, और यहाँ पर बच्चों क्यू आवेश है, तो बच्चों यहाँ से जो आएगा वो क्यू अपन क्या आएगा, यल आएगा। हमने पहले ही आपको बताया था, ठीक है। इस तार में स्मॉल आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस तार से स्मॉल आर दूरी पर यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखो, आवेशित तार को अक्ष मानकर, अब हमें क्या करना है, आवेशित तार को अक्ष मानकर, मतलब ये जो चार्ज, ये जो आपका वायर है, इसे हम एक्सिस मानकर, इसके चारों ओर मानकर स्मॉल एल लंबाई तथा स्मॉल आर त्रिज्या के एक गौसी पृष्ठ में हम क्या करेंगे, एक गौसी पृष्ठ खींचेंगे। क्या करेंगे, एक गौसी पृष्ठ हम लोगों ने बच्चों यहाँ पे खींचा, और इस गौसी पृष्ठ में, एक गौसी पृष्ठ में दो क्या है, फ्लैट सरफेस है। मतलब ये बच्चों सामने वाला, अगर आप बच्चों इसे देखो, अगर आप ये करो, ये चालक तार है। अब बच्चों यहाँ पर हमें क्या करना है, खींचना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इसके अंदर हमने ऐसे वो कर दिया। अब ये बच्चों क्या बन गया, गौसी पृष्ठ। देखो बच्चों ये क्या बन गया, गौसी पृष्ठ, ठीक है। अब ये क्या है, ये क्या है, ये एक्सिस पे है और यहाँ से आर दूरी पर निकालना है। तो बच्चों ये सामने से देखो, ये क्या है, एक फ्लैट सरफेस, एक फ्लैट सरफेस। लेकिन ये बच्चों का है, ये कर्व सरफेस है। ये क्या है बच्चों, एक कर्व सरफेस है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों एक फ्लैट सरफेस, दो फ्लैट सरफेस है और एक बच्चों क्या है, कर्व सरफेस। अब जो सरफेस S1 व S2 में, अब सरफेस S1 और S2, तो बच्चों अगर यहाँ पर देखें, यहाँ पर अगर हम आवेश की बात करें, वैद्युत क्षेत्र की बात करें, तो बच्चों यहाँ वैद्युत बल रेखाएं ऐसे फैली होंगी। बताओ बच्चों, क्या ये ऐसे फैली होंगी। अब यहाँ पे मान लो अगर ये वैद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे फैली है, ठीक है, हमारी बात को समझने की कोशिश करना। ये फ्लैट सरफेस है, ये फ्लैट सरफेस है। यहाँ पर जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी वो क्या ऐसे होंगी बच्चों, ऐसे। बताओ क्या ये ऐसे होंगी। अगर ये बच्चों ऐसे हैं तो यहाँ पर जो इसकी दिशा होगी बच्चों, इस सतह की जो दिशा होगी वो क्या होगी, ऐसे परपेंडिकुलर। और यहाँ पर बच्चों जो वैद्युत बल रेखा की दिशा है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, ऐसे। क्या बच्चों कुछ इस प्रकार से होगा। अब इनके बीच में जो बच्चों कोण बना वो क्या बना, 90 डिग्री बना ना। कितना बनेगा, 90 डिग्री। जरा बच्चों मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मान लो ये क्या है, फ्लैट सरफेस है, ठीक है, ये क्या है, फ्लैट सरफेस है। अब यहाँ पर बच्चों अगर ये ऐसे फैली हुई है, वैद्युत बल रेखाएं अगर ऐसे फैली हुई है, तो बच्चों इस सतह पर अगर हम लेंगे तो बच्चों ये ऐसे है, और इसका जो डायरेक्शन होगा बच्चों इस फ्लैट सरफेस का, ये तो ऐसे है, और ये इसका जो डायरेक्शन होगा वो ऊपर की ओर होगा। तो अगर ये बच्चों ऊपर की ओर और ये ऐसे है, तो इनके बीच का जो कोण होगा वो बच्चों क्या हो जाएगा, थीटा 90 डिग्री। तो यहाँ पर जो हम लोग लेंगे बच्चों, ये क्या हो गया, ये बच्चों यहाँ पर जो हमने लिया, ये देखिए यहाँ पर ये क्या हो गया, ई की दिशा। ये क्या हो गया बच्चों, ई की दिशा। और यहाँ पे जो हमने सरफेस लिया है उसकी दिशा बच्चों कहाँ, ऊपर की ओर। डीएस की दिशा बच्चों कहाँ, ऊपर की ओर। और इनके बीच का जो कोण बन गया बच्चों वो क्या बन गया, 90 डिग्री। तो ऐसे यहाँ पर भी, ऐसे यहाँ पर भी। तो S1 व S2 में E व DS के बीच जो कोण बनता है बच्चों वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तथा S3 में थीटा का मान कितना है, 0 डिग्री। S3 में मतलब ये जो कर्व सरफेस है यहाँ पर, तो बच्चों ये
अगर ई की दिशा देखें तो यहाँ पर ई की दिशा कहाँ होगी, क्या यही होगा। और यहाँ पर अगर हम एक स्मॉल एरिया कंसीडर करें तो इसकी दिशा बच्चों डीएस की दिशा कहाँ होगी, इधर। तो दोनों की दिशा क्या है, सेम है। तो थीटा का मान बच्चों कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। थीटा का मान बच्चों कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो S3 में थीटा का मान कितना है, 0 डिग्री। अब यहाँ बच्चों हम बात करते हैं यहाँ से टोटल फ्लक्स। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें टोटल फ्लक्स निकालना है, कुल फ्लक्स निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, ये फार्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम तीन के तीनों सरफेस से निकलने वाला जो फ्लक्स है बच्चों उसे हम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस 90 S1 सरफेस पे, क्योंकि यहाँ पे बच्चों क्या होगा, कॉस थीटा होगा, यहाँ क्या होगा, कॉस थीटा। और यहाँ पर थीटा का मान बच्चों कितना है, 90 डिग्री है। यहाँ पर थीटा का मान 90 डिग्री है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 90। दूसरा भी फ्लैट सरफेस है S2 पर भी बच्चों थीटा का मान कितना है, 90 डिग्री। और तीसरा है S3 पे बच्चों थीटा का मान कितना है, 0 डिग्री। अब बच्चों हम यहाँ क्या कर सकते हैं, बच्चों मैं इसे मिटा रहा हूं, आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। अब यहां पर हम बच्चों क्या करते हैं, जरा देखते हैं। देखिए अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से क्या हो जाएगा, cos 90 का मान 0, तो यहां से S1 E ds 0, cos 90 का मान 0, ठीक है बच्चों। फिर प्लस S2 दूसरे सरफेस का क्या हो जाएगा, E ds cos 90 का मान 0। तीसरा है हमारे पास S3 E ds cos 0 का मान 1, ठीक है बच्चों। अब यहां पर हम क्या करेंगे, इसका मान बच्चों पूरा क्या हो जाएगा, 0। इसका भी मान पूरा क्या हो जाएगा, 0। तो यहां से बच्चों क्या हो जाएगा, ये 0, ये भी 0 खत्म। तो ये क्या बच्चा बच्चों, आपका तीसरा सरफेस S3 E ds। अब बच्चों यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, सेम होगी। E क्या है, कांस्टेंट है। तो हम बच्चों क्या करेंगे, E को बाहर निकाल लेंगे, यहां से क्या हो जाएगा, S3 ds, ठीक है। मतलब ds ये कौन सा तीसरा सरफेस है, ये वाला जो बच्चों कर्व सरफेस था, ये वाला जो कर्व सरफेस है इसकी बात कर रहा है। और आप जानते हो बेलन का जो ये वक्री पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो बच्चों तो 2πrl होता है। कितना होता है, 2πrl। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसका जो क्षेत्रफल है बच्चों 2πrl होगा। कितना होगा, 2πrl, ठीक है। क्योंकि लंबाई इसकी कितनी है, l है, त्रिज्या कितनी है, r, तो 2πrl। क्लियर हो बच्चों। अब बच्चों यहां से हम क्या करेंगे, वैल्यू को रखेंगे। तो यहां से अगर हम वैल्यू बच्चों रखते हैं तो क्या हो जाएगा, E इंटू 2πrl। ये बच्चों किसका आ गया, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। अब आपको पता है, अब आप क्या करोगे, गॉस वाला की कहते हो करोगे, क्वेश्चन अप्लाई करोगे। आप जानते हो जो गॉस का प्रमेय के आधार पर क्या होता है, E डॉट ds वेक्टर बराबर q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या बच्चों इसी का मान क्या हो, ये है, हम रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, E इंटू 2πrl बराबर q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब बच्चों यहां पर हम वैल्यू को पुट करते हैं, सॉरी इसको हम क्या करते हैं बच्चों, इधर भेजते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चा, E बराबर 1/2πrl इंटू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हम देखते हैं यहां से लेते हैं, E इक्वल टू यहां से लेंगे क्या होगा, 1/2π एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r इंटू l। समझ में आ गया बच्चों। अब एक चीज हम लोग जानते हैं बच्चों, चूंकि अगर हम यहां देखें तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि यहां जो रेखीय आवेश घनत्व है वो क्या है, लैम्डा। और हम जानते हैं बच्चों लैम्डा बराबर होता है q अपॉन क्या होता है, l। अगर बच्चों हम q का मान निकालें तो हम क्या यहाँ गुणा कर देंगे, तो q इक्वल टू लैम्डा इंटू क्या हो जाएगा, l। तो बच्चों हम यहाँ वैल्यू क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। मैं मिटाऊं इसे, तो बच्चों मैं इसे मिटा रहा हूं। तो अब क्या कर देंगे बच्चों, यहाँ पर हम वैल्यू को पुट कर देंगे। अगर वैल्यू को बच्चों यहाँ पर हम रखते हैं तो क्या हो जाएगा, E इक्वल टू 1/2π एप्सिलॉन नॉट, Q की जगह बच्चों हम लोग क्या लिख लेंगे, लैम्डा इंटू l अपॉन क्या हो जाएगा, r इंटू l।
क्या बच्चों यहाँ बताओ, क्या L से L कट गया क्योंकि दोनों सेम है, तो यहां से बच जाएगा बच्चों E इक्वल टू 1/2πε0 लैम्डा अपान क्या हो जाएगा R। समझ में आ गया बच्चों, ये आपका फार्मूला बना। न्यूटन प्रति कूलाम क्या होता है, इसका मात्रक होता है। तो अगर बच्चों एक अनंत लंबाई का हम चालक तार ले लेते हैं तो उसके कारण किसी बिंदु पर अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो बच्चों हम ऐसे निकाल सकते हैं। अच्छा, ये आपका है, लेकिन बच्चों एक टर्म आएगा जो बच्चों हम लोग को न्यूमेरिकल, अगर देखें न्यूमेरिकल में अगर ये फार्मूला यूज करना हो तब हम क्या करेंगे, हमारे पास तो 2πε0 का मान तो होवे नहीं करता है, हमारे पास क्या था 1/4πε0 का मान होता है। तो बच्चों हम यहाँ क्या कर देंगे, अगर यहाँ पर हम 2 का गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा 4πε0। तो बच्चों अगर यहाँ हम 2 का गुणा कर दें तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, हमें 2 का ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा। तो अब बताओ बच्चों, क्या 2 से 2 कट जाएगा, तो फिर से हमारा, तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा। अब हम डायरेक्ट सवाल में यूज कर सकते हैं। डेरिवेशन आप करोगे तो केवल इतना ही करोगे, सवाल अगर करना हो तो बच्चों क्या करोगे, इतना करोगे। कोई दिक्कत बच्चों, समझ में आ गया ना। अच्छा, अब मैं एक चीज और बता रहा हूं बच्चों, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि देखिएगा इस फार्मूले में आइए, यहां पर बच्चों जो हमारा फार्मूला है वो क्या है, E बराबर 1/2πε0 लैम्डा बाई क्या है बच्चों, R। अब एक चीज ये बताओ बच्चों, यहां पर क्या ये चीज कांस्टेंट है, क्या ये बच्चों कांस्टेंट है कि नहीं, कांस्टेंट है, नियतांक है कि नहीं, बताओ बच्चों आप, नियतांक है कि नहीं। अगर ये नियतांक है, जब नियतांक हटता है तो बराबर का चिन्ह भी हट जाता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल लैम्डा अपान R। तो यहां से बच्चों इसका 2 रूप आया, एक E प्रोपोर्शनल लैम्डा आ गया ये इसके, और एक बच्चों एक E प्रोपोर्शनल लैम्डा आ गया, और दूसरा बच्चों हमारा क्या आ गया, देखिए E प्रोपोर्शनल लैम्डा। इसका मतलब क्या है कि अगर हम यहां पर समझिएगा, अगर हम यहां पर क्या करें, धारा घनत्व का मान बढ़ाते हैं, मतलब एकांक लंबाई में अगर हम आवेश का मान बढ़ाते हैं, धारा घनत्व का बढ़ने का मतलब कि आवेश का बढ़ना, अगर हम यहाँ धारा घनत्व माफ करिएगा, आवेश घनत्व, ठीक है। अगर यहाँ हम आवेश घनत्व बढ़ाते हैं तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर आवेश घनत्व घटाते हैं तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। कैसे जरा समझते हैं, इसको समझने के लिए बच्चों यहां पर देखिएगा, मैं इसे मिटा रहा हूं। इसको समझने के लिए बच्चों हम लोग एक काम करते हैं, हमने कहा कि मान लो एक ये तार है, हम लैम्डा बराबर जानते हैं Q/L, ठीक है। ये तार है, इसकी लंबाई कितनी है बच्चों, L है, कितनी है, 1 मान लेते हैं, 1 मीटर है, ठीक है, 1 मीटर है। अब यहाँ बच्चों आवेश कितना, 1 2 3 4 5 6 आवेश है। तो यहाँ पर बच्चों लैम्डा निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 6/1 हो जाएगा, मान लेते हैं। तो लैम्डा का मान बच्चों कितना है, 6। मतलब इस एकांक लंबाई में आवेश कितना है, इतना 6 है, तो लैम्डा का मान कितना आ गया, 6। अगर बच्चों इसी में हम आवेश का मान और बढ़ा दें, जैसे बच्चों 1 2 3 4 5, अब इतना हमने कर दिया तो कितने हो गए, तो बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो अब बच्चों क्या हो जाएगा, लैम्डा बराबर 11/1 बराबर कितना, 11। तो लंबाई क्या है, वही है, एक यूनिट लंबाई में जितना आवेश होगा उतना ज्यादा बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पर घनत्व तो बढ़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो आपका लैम्डा है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, क्यू पर। क्यू का मान जितना ज्यादा हो रहा है एकांक लंबाई में, लैम्डा का मान उतना ज्यादा हो रहा है। क्यू का मान अगर बच्चों घट गया तो लैम्डा का मान घट जाएगा। तो इसका मतलब कि लैम्डा बढ़ने का मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगा। और आपको हमने पहले ही बताया था कि यहां से आप देखो E बराबर 1/4πε0 Q/R²।
अगर बच्चों Q का मान बढ़ता है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती है। क्या है बच्चों, यहां से क्लियर हुआ। और इनके बीच में अगर बच्चों हम क्या देखें, ग्राफ देखें, जैसे E हमारे पास एक ये है, ये क्या है E, ऊपर साइड E, और ये बच्चों क्या है लैम्डा। तो बच्चों क्या है, जितना ये बढ़ा उतना बढ़ेगा, जितना बढ़ा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का हमेशा जो ग्राफ बनेगा बच्चों, वो बच्चों एक स्ट्रेट लाइन ऐसे बनेगा। इसका मतलब कि लैम्डा जितना बढ़ेगा उतना ही ई का मान बढ़ेगा। क्लियर हो बच्चों। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा यहां पर बच्चों हम लोग देखते हैं कि हमारे पास दूसरा क्या है। दूसरा है हमारे पास E इनवर्सली प्रोपोर्शनल R। तो बच्चों ये दूसरा, तो यहां हम लोग देखेंगे E इनवर्सली प्रोपोर्शनल R। ठीक है बच्चों। अब इसका मतलब क्या है, उल्टा संबंध है। अगर इसके मान को अगर आप बढ़ाते हो तो ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर ये घटाओगे तो ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब क्या है कि ये चालक तार अगर बच्चों है, ये चालक तार है, इस चालक तार से इस चालक तार पर क्या है, आवेश है। जैसे जैसे हम इसके दूर जाएंगे, जितनी दूर जाएंगे उतना ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। मतलब यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सबसे कम होगा, यहाँ पर ज्यादा होगा, यहाँ पर उससे ज्यादा, यहाँ पर उससे ज्यादा। मतलब जैसे जैसे हम पास आएंगे, दूरी जितनी कम रहेगी उतनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी। दूरी कम रहे ज्यादा हो जाएगी तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, कम। और इसका बच्चों अगर ग्राफ बनाए तो R और E का जो ग्राफ बनेगा बच्चों, वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है बच्चों, ये बच्चों ग्राफ बन गया। क्लियर हो। तो यहां देखो, यहां पर ये क्या था कि कहते जब हम यहां थे तो E का मान ज्यादा, यहां थे तो E का मान बच्चों ये हो गया। तो जैसे जैसे हम दूरी बढ़ा रहे हैं E का मान क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे E का मान घटता जाएगा, और जैसे जैसे बच्चों दूरी घटेगी बढ़ेगी वैसे वैसे E का मान घटेगा, और जैसे जैसे समझ लो। ठीक है, कोई दिक्कत बच्चों, क्लियर हो ना। तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम दूसरा एप्लीकेशन देखेंगे कि अगर एक अनंत लंबाई का शीट है, एक चादर है, प्लेट है, उस पर अगर आवेश एक समान रूप से फैला हो तब वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या हो सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और बच्चों ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप शेयर कीजिए और न्यूमेरिकल को सॉल्व कीजिए। ठीक है, और बच्चों मैं आपको बता दूं कि ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7897777452। अगर आपका कोई क्वेश्चन है जिसे आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो बच्चों इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दो, हम जरूर उसके बारे में बता देंगे। जैसे हमें टाइम मिलेगा हम वैसे ही सॉल्व करके आपको भेज देंगे। ठीक है बच्चों।